नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई चल रही ना? चलिए शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय। ऊष्मा एवं तापमापन, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक, क्या होता है? चलिए देखिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहती है या स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान एवं ताप पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है द्रव्यमान एवं ताप, टेम्परेचर एंड मास। ठीक, आगे चले। जिस वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा उसमें ऊष्मा की मात्रा उतनी अधिक होती है। ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के टकराने से उत्पन्न होती है। इसका स्वभाव गर्म होता है। क्या होता है? गर्म। ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के टकराने से होती है। इसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? गर्म, जिस कारण हम इसका अनुभव कर पाते हैं। अगर ऊष्मा का स्वभाव, नेचर इसका गर्म न होता तो इसका अनुभव नहीं हो पाता कि क्या है ऊष्मा। तो ऊष्मा को कैलोरी मीटर में नापा जाता है। ऊष्मा की मापक इकाई को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी मीटर में नापा जाता है और इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च से निम्न की ओर होता है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऊष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। ठीक है, हाई से लो की। ठीक, आगे चलें। चलिए, ये तो हो गया ऊष्मा के बारे में मोटा परिभाषा और कैसे इसकी कार्यप्रणाली। देखते हैं ऊष्मा संचरण कैसे होता है। ऊष्मा का स्वभाव अपना स्थान बदलने का होता है। क्या है इसका? नेचर है स्थान अपना बदल कर, ट्रांसफर करने। इसे ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण क्या है? इसका स्वभाव है स्थान बदलना। इसी को क्या कहेंगे? ऊष्मा संचरण कहेंगे। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उच्च ताप से निम्न ताप की दिशा में होती है। ऊष्मा संचरण किस दिशा में होती है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि ऊष्मा का संचरण किस दिशा में होता है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। देखिए देखिए, पहली विधि क्या है? चालन। ऊष्मा संचालन की पहली विधि है चालन। इसका क्या प्रोसेस है? इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के अणु, माध्यम वह है जिसमें ऊष्मा संचरण करेगी, उसी को माध्यम कहेंगे। माध्यम के अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा के कणों को स्थानांतरित करते हैं। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण की गति धीमी एवं टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये एक माध्यम है। ये इस माध्यम में ये
मान लो ऊष्मा गति करी, तो ऊष्मा का स्वभाव यह है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ हाई टेम्परेचर है, यहाँ लो टेम्परेचर है, स्थानांतरित हो रही है। इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ ये जो अणु है यहाँ नहीं जाएगा, ये अणु आपस में सटे हुए हैं, ये एक दूसरे को ऊष्मा स्थानांतरित कर रहे हैं, सभी अणु एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जैसे एक लाइन में बच्चे खड़े होते हैं, बच्चे एक लाइन में खड़े हुए, 1 2 3 4 5 बच्चे खड़े हो गए एक लाइन में। अब ये सब हाथ फैला लें, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, तो ये मान लीजिए कि ये बच्चे न होकर के अणु हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है। ठीक, यही विधि चालन कहलाती है। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण की गति धीमी तथा टेढ़ी मेढ़ी होती है, थोड़ा स्लो होगी और टेढ़ी मेढ़ी, वक्राकार। ऊष्मा संचरण की यह विधि प्रायः ठोस में होती है, इसमें होती है ठोस में, लोहे में, धातुओं में और अन्य पदार्थों में ठोस में होती है चालन की विधि, ठोस वस्तुओं में। ठीक, अब इसमें भी 3 प्रकार से होती है चालन की भी विधि जो है, इसमें 3 प्रकार से, क्योंकि पदार्थ के अनुसार होती है। ठीक है, ठोस में 3 प्रकार के ठोस हैं, एक सुचालक है, एक कुचालक है, एक ऊष्मारोधी। सुचालक वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, जैसे लोहा चालक पदार्थ कहलाता है। समस्त धातुएं क्या हैं? सुचालक। मानव शरीर क्या है? सुचालक है। मानव नहीं है कि माथे पर टेम्परेचर 108 डिग्री, पैर में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा कुछ नहीं। शरीर में एक समान ताप रहता है। अम्लीय जल, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय जल वो भी ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक किसे कहते हैं? इसमें ऊष्मा का संचरण नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी है, कांच है, सिलिका है, चीनी मिट्टी है, हवा है, बर्फ है, गैस है, शुद्ध जल है, पृथ्वी है। पृथ्वी पे ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर खोदेंगे तो जितना टेम्परेचर ऊपर पृथ्वी की परत का है वही नीचे है। पृथ्वी की संरचना में देखेंगे कोर, क्रस्ट और मेटल में जो है, क्या हर जगह एक समान ताप है? कहीं नहीं है एक समान ताप, एक समान उष्मा नहीं है। इसी प्रकार से हवा में कहीं गर्म हवा मिलेगी, कहीं शीत हवा में भी नहीं है। और किसमें? चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तनों में नहीं रहता है, कांच में नहीं होता, लकड़ी में नहीं होता, सिलिका में नहीं होता। ये सब क्या है? कुचालक। यहाँ नाम मात्र का ऊष्मा का संचरण होता है। इसके बाद है ऊष्मारोधी, ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा भी नहीं होता है। जैसे एबेनॉइट से प्रेशर कुकर का हैंडल बनता है, एबेनॉइट पदार्थ से प्रेशर कुकर का हैंडल बनता है, वो कभी गर्म नहीं होता है प्रेशर कुकर का हैंडल, चाहे जितना ही हीट करे प्रेशर कुकर। कंघी, कंघी बनती है, एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टस से आग बुझाने वाले व्यक्ति का कपड़ा बनता है, और जो फायर सर्विस वाले कपड़ा पहनते हैं उसको एस्बेस्टस से बना होता है। ठीक,
ऊष्मा के 3 प्रकार में से एक प्रकार आपने पढ़े, उसके भी 3 पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार श्रेणियां पढ़े। ठीक? अब दूसरा है संवहन। इस प्रकार की ऊष्मा संचरण विधि में पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा संचरण करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सभी पदार्थ के अणु जो हैं स्थान छोड़ के जाते हैं। ठीक? माध्यम के कण स्वयं ऊष्मा ले जाते हैं। ठीक है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के कण स्वयं ऊष्मा ले जाते हैं। इस विधि से ही संवहनीय धाराएं चलती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये गया यहाँ, ये आया यहाँ, ये गया यहाँ, ये आया यहाँ। ये कहने का मतलब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं अणु। पदार्थ के मध्य अणु अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। संवहनीय धारा क्या होती है? समुद्र में बहने वाली धाराएं संवहनीय धाराएं होती हैं, जहां पर गर्म धाराएं और शीतल जल धाराएं। ये आपको जागृति में हम पढ़ाएंगे। तो ये संवहन हुआ। ऊष्मा का दूसरा प्रकार क्या है? ऊष्मा संचरण का दूसरा प्रकार क्या है? संवहन। जैसे जल को गर्म करना तथा हवा का चलना। पानी को आप नीचे तली में गर्म करते हो, ऊपर तो गर्म नहीं करते हो, लेकिन ऊपर भी गर्म हो जाता है। क्यों? पानी के अणु नीचे से ऊपर आते हैं और ऊपर के अणु नीचे जाते हैं, तो इस प्रकार से जल गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से हवा जब चलती है तो ठंडा जहाँ ठंडी वायु है वहां पर गर्म वायु स्थान लेगी, वो दूसरे को रिप्लेस करेगी। तो इस प्रकार से संवहन। ठीक है, अब आइए ऊष्मा का तीसरा प्रकार जो है ऊष्मा संचरण। तीसरा क्या है? विकिरण। इसमें ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि ऊष्मा की किस संचरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम नहीं होता है, क्या बताएंगे? विकिरण में। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ऊष्मा स्थानांतरित होती है। इसमें माध्यम नहीं होता है और ना ही बीच में पड़ने वाला माध्यम गर्म होता है। वहां पर क्या है? बीच में पड़ने वाला माध्यम भी गर्म होगा, तभी चाहे अणुओं की अदला बदली हो, चाहे चालन में सीधे एक दूसरे अणु को ट्रांसफर करना हो ऊष्मा। लेकिन यहाँ पर क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और अगर माध्यम बीच में पड़ा भी तो वो हीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है ना, डायरेक्ट हो रहा है। ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर तीव्र गति से होता है। ऊपर के दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण धीमी गति से हुआ, यहाँ पर तीव्र गति से। यह विधि निर्वात में भी संभव है। निर्वात में भी यह संभव है। जैसे सूर्य की ऊष्मा अन्य ग्रहों पर भी जाती है, लेकिन निर्वात कभी गर्म नहीं होगा। उससे किसी से मतलब नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट जहां पड़ना है वहीं पे सूर्य की किरण पड़ेगी, वहीं पे ऊष्मा होगी, वहीं स्थान गर्म होगा। देखिए उदाहरण में सूर्य की ऊष्मा अवरक्त किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर आना। सूर्य की ऊष्मा अवरक्त किरणों के माध्यम से नीचे सीधे पृथ्वी पर आ रही है। इसी प्रकार से रेगिस्तान में दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती हैं। दिन में जब तक सनलाइट पड़ती है रेत पर तो रेगिस्तान पूरा गर्म हो जाता है, और रात में जब ऊष्मा नहीं मिलती है तो वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं।
ठीक है। कुछ चीजें और इसमें समझ लीजिए कि ऊष्मा का कौन अवशोषक है, कौन रिफ्लेक्टर है, ठीक है, परावर्तक है। काली वस्तुएं ऊष्मा की अधिक अवशोषक होती हैं, इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन की पेंदी काली रखी जाती है, ठीक है। बर्तनों में प्रायः देखते होंगे कि उनकी पेंदी काली रखी जाती है। उस काली रखने के कारण बड़े बड़े जहाँ पर प्रतिष्ठान है, जहाँ पर ज़्यादा भोजन बनाया जाता है, वहाँ देखिए भगोने में पीछे काला कर दिया जाता है, काला पेंट, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषक होता है काला रंग। और सफ़ेद वस्तु ऊष्मा की कम अवशोषक होती है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, कम से कम अवशोषित करती है, इसीलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मी में काले कपड़े पहनिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी यार, ठीक है। ये उसका मेन रीज़न है। आगे चलते हैं। ऊष्मा से संबंधित उपकरण, कुछ उपकरणों को जान लीजिए जो ऊष्मा परिवर्तन से, ऊष्मा संचरण से संबंधित हैं। तो इनको जाने रहेंगे तो कभी कभी सीधे उदाहरण से ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। जब थर्मस फ्लास्क, थर्मस की बोतल होती है, उसमें गर्म पानी डालेंगे तो गर्म मिलेगा, ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा मिलेगा आपको। अधिक समय तक 8-10 घंटे तक बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें संचरण की सभी विधियां, तीनों विधियों का पालन किया जाता है। चलन, संवहन, विकिरण, तीनों विधियों को रोकने की क्षमता है उसमें। यानी उसमें की जो ऊष्मा है, न चालन से, न संवहन से, न विकिरण से, तीनों ही माध्यम से बाहर नहीं निकल सकती, या बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा सकती। इस प्रकार से उसमें रुद्धोष्म प्रकरण से बनाया जाता है। रुद्धोष्म प्रकरण जानते हैं? आगे बता देंगे। रुद्धोष्म होता है, 3 लेयर की बनी होती है ये थर्मस फ्लास्क। इस वजह से ठंडा पानी डाल देंगे तो ठंडा रहेगा 8-10 घंटे लगभग, और गर्म पानी डालेंगे तो गर्म। दूसरा उदाहरण है इसका प्रेशर कुकर। इसमें खाना इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि यह इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें अत्यधिक दाब उत्पन्न करके। प्रेशर कुकर को बंद किए तो दाब अधिक उत्पन्न हो गया, और जब दाब अधिक उत्पन्न होगा तो जल का क्वथनांक, यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। तो जो दाल या जो भोजन 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो ज़्यादा समय लगेगा उसको पकने में। और कोई 120 डिग्री टेम्परेचर डाल के अगर कोई चीज़ पकाई जा रही है तो जल्दी पकेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, ठीक है। आगे चलें। अगला है एयर कंडीशन। आजकल एसी सबके घर में होती है। एयर कंडीशन जो होता है वो किसी भी नियंत्रित कक्ष में मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुरूप जलवायु उत्पन्न करके उसमें रहने की व्यवस्था एसी या एयर कंडीशन या वातानुकूलन कहलाता है। बात को समझिए। नियंत्रित कक्ष यानी बंद कमरा समझ लीजिए। बंद कमरे में स्वास्थ्य के अनुरूप, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, यानी गर्मी में थोड़ा ठंडा और सर्दियों में गर्म की व्यवस्था की जाती है। तो उसमें रहने की ये व्यवस्था जो होती है वो वातानुकूलन कहलाती है। यानी इन्वायरमेंट के, जैसे ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, इसमें तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सा? तापमान 20 से लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ठीक है, एसी में। आप
आपेक्षिक आर्द्रता, दूसरा है आपेक्षिक आर्द्रता 50 से 60% कम से कम रखी जाती है। ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी कमरे में तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ड्राई हो जाएगा। अगर तो आर्द्रता भी 50 से 65% तक रखी जाती है। और एसी में वायु की गति क्या होती है, 15 से 25 फुट प्रति मिनट, ये वायु की गति रखी है। तो समझ में आया वातानुकूलन की इसमें। अभी तक एसी तो सबके घर में होगा, सब जानते हैं कैसे क्या होता है उसमें। लेकिन ये अब आप जान गए होंगे कि कितना इतना ये क्यों रखा जाता है, आर्द्रता क्यों रखी जाती है, इसका वायु की रफ्तार क्या रखी जाती है, गति क्या रखी जाती है। ठीक, आगे चलें। अब चौथा ये आपका ऊष्मा से संबंधित एक उपकरण है रेफ्रिजरेटर। ये भी सब घर में है आज के ज़माने में। यह ऊष्मा से संबंधित एक उपकरण होता है। इसमें कम ताप पर रखकर खाद्य वस्तुओं को कुछ समय तक सुरक्षित रखते हैं। फ्रिज में कम ताप पर यानी ठंडा करके खाद्य वस्तुओं को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सामान्यतः 16 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह कार्य करता है रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो होगा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन से कमरा पहले से अधिक गर्म हो जाता है। तो कभी भी गलती से फ्रिज का दरवाजा खोल के मत सोइएगा, रूम का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कितनी खतरनाक है ये तो किसी से छिपी नहीं। ठीक है, ये तो ये आज हो गया ऊष्मा खत्म। अब कल हम पढ़ा देंगे तापमान। तापमान तापमान में टेम्परेचर, टेम्परेचर में कल टेम्परेचर मापन की विभिन्न विधियां, तापमान क्या है, ये सब चीजें पढ़ा देंगे। उसके बाद तापमान खत्म करके फिर लाइट पे चलेंगे और लेंस। ठीक है, लेंस भी जरूरी है, उसको ही पढ़ा दें। और फिजिक्स में इतने में हमारे ख्याल से जितना अब तक पढ़ा दिए हैं और ये जितना भी बताए हैं पढ़ाने के लिए, इतना हमारे ख्याल से इनफ। इससे ज़्यादा कभी किसी कंपटीशन में आता नहीं है, यूपी पीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, टेट में भी, सुपर टेट में भी। ठीक है, इतना ही साइंस फिजिक्स में आया था। इसके बाद रसायन विज्ञान शुरू कर देते हैं और बीच बीच में हम आपको पर्यावरण पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देते रहिए। ये क्या है, नया ट्रेंड चला है, शायद कोई लाइक वाइक का, शेयर का है, लाइक शेयर करते हैं ना यूट्यूब पे, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा ना कि अगली क्लास आएगी कब। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।